गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डिवीज़न अर्थात भाग, 3 भाग को मैंने कवर कर दिया हूँ। जो भी फ्रेंड्स, जो भी दोस्त नहीं देखे होंगे, हमारा यूट्यूब चैनल में जा कर के देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये भाग 4 अर्थात नीति निर्देशक तत्व। हम लोग भाग 3 में मौलिक अधिकार को देखें, फंडामेंटल राइट्स को देखें कि एक देश के नागरिक को कौन कौन से राइट्स मिले हैं, क्या अधिकार हैं। आज हम लोग भाग 4 को कवर करेंगे, नीति निर्देशक तत्व। फ्रेंड्स, भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक मेंशन था और सभी मौलिक अधिकार से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे वो आर्टिकल 12 to 35 में मेंशन किया गया है। आज हम लोग नीति निर्देशक तत्व क्या है, नीति निर्देशक तत्व से जुड़ा हुआ कितने आर्टिकल हैं और किन आर्टिकल में किन चीज़ों का प्रोविजन किया गया है, इन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। फ्रेंड्स, इस नीति निर्देशक तत्व को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। अर्थात आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में इसको भाग 4 में जोड़ा गया है। किसको? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व का मतलब जो भी नीति बनेगा और जो निर्देश आएगा उसको पालन करना पड़ेगा। इसमें सुधार की कोई आवश्यकता नहीं होगी और ये सुधारा भी नहीं जा सकता। एक बार जो इम्प्लीमेंट हो गया उसको फॉलो करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 और आर्टिकल 36 to 51 तक है। आर्टिकल 36 to 51 तक। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नीति निर्देशक तत्व राज्य का क्या होता है? कर्तव्य होता है। किसी भी स्टेट के लिए या किसी भी देश के लिए ये नीति निर्देशक तत्व क्या होता है? उसका कर्तव्य होता है। नीति निर्देशक तत्व की विचारधारा कहाँ से लिया गया है? अर्थात इस विचारधारा को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व वाद योग या न्याय योग नहीं है। जैसे हम लोग देखें कि फंडामेंटल राइट्स जो है वाद योग हो सकता है, विवाद हो सकता है, उसमें किसी तरह का लड़ाइयाँ या किसी तरह का अंकुश लग सकती है, मगर ये नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा विचार है, एक ऐसा कानून है जिसमें ये वाद योग्य या न्याय योग्य नहीं हो सकता। जो संविधान में लागू किया गया है, जो इसका निर्देश है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अर्थात नीति निर्देशक तत्व को लेकर न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। जैसे हम लोग देखें फंडामेंटल राइट्स जो हमें एक नागरिक को मिला हुआ है, अगर उसके साथ किसी तरह का हानि होता है तो या फिर किसी तरह का शोषण होता है तो हम न्यायालय जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। मगर नीति निर्देशक तत्व को लेकर के हम जनहित याचिका दायर नहीं कर सकते हैं या फिर हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। दूसरा बात, नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। अर्थात नीति निर्देशक तत्व ऑलरेडी पहले से ही लोक कल्याणकारी लोगों के हित के लिए ही बना होता है। अर्थात राज्य कैसे विकास होगा, राज्य कैसे डेवलप होगा, राज्य की जनता कैसे खुश होंगे, ये निर्धारित करता है लोक कल्याणकारी राज्य। नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करता है। लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा नीति निर्देशक तत्व में पाई जाती है। अर्थात लोक कल्याणकारी यानी वह काम जो लोगों के हित में हो, वह काम जो ऐसा काम हो जो जिससे लोग खुश हो, तो इसका विचारधारा नीति निर्देशक तत्व में समाहित है, पाई जाती है। केटी शाह के अनुसार केटी शाह ने नीति निर्देशक तत्व को अपने लफ्जों में परिभाषित किया। इन्होंने क्या कहा कि नीति निर्देशक तत्व जो है बैंक की क्या करता है? केटी शाह के अनुसार यह एक चेक है। नीति निर्देशक तत्व क्या है? एक चेक है जो बैंक की सुविधा के आधार पर भुगतान करता है। जैसे बैंक में हम पैसा जमा करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम
मांग निकाल लेते हैं और बैंक हमें भुगतान कर देती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक प्रकार का बैंक जो हमें चेक देती है, चेक देने के बाद क्या होता है, जरूरत पड़ने पर हम चेक से पैसा निकालते हैं तो फिर बैंक को भुगतान करना पड़ता है। उसी प्रकार से राज्य के विकास के लिए, राज्य के लोक कल्याण के लिए ये क्या है, एक प्रकार का चेक है जो जैसे बैंक की सुविधा के आधार पर भुगतान किया जाएगा। अर्थात क्या बताता है केटी शाह के अनुसार, यह एक चेक, नीति निर्देशक तत्व क्या है, एक चेक है जो बैंक की सुविधा के आधार पर भुगतान किया जाएगा। अंबेडकर जी ने नीति निर्देशक तत्व को संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। अर्थात भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने इंडिया के संविधान को बनाया, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्होंने क्या कहा, नीति निर्देशक तत्व को संविधान की अनोखी विशेषता। फ्रेंड्स, नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से शुरू होता है। नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से शुरू होता है और 51 के फर्स्ट तक कंप्लीट होता है। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 36 क्या बताता है, कि आर्टिकल 36 क्या बताता है। राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 36 क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी राज्य का अर्थ कानून बनाने वाली संस्था है। अर्थात राज्य क्या है, कानून बनाने वाली संस्था है। राज्य का मीनिंग क्या है, एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कानून बनाती है, जैसे संसद, केंद्र सरकार, राज्य विधानमंडल, राज्य की सरकार। क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ना कि हम देश कहते हैं। उसी प्रकार से जैसे केंद्र में संसद होता है, उसी तरह से राज्य में क्या होता है, विधानमंडल होता है। अब देखते हैं, अर्थात आर्टिकल 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा। और राज्य की परिभाषा का अर्थ क्या है, राज्य का अर्थ क्या है, राज्य क्या है, कानून बनाने वाली संस्था। अर्थात संसद, राज्य में क्या होता है, संसद, केंद्र सरकार, राज्य की सरकार। आर्टिकल 36 क्या बताता है, सॉरी फ्रेंड, आर्टिकल 37 क्या बताता है, इस भाग के प्रावधान न्यायालय द्वारा पर्वतीय बदलाव नहीं होंगे, लेकिन शासन चलाने के मूलभूत आधार हैं, राज्य इन्हें लागू करें। अर्थात 37 में हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 37 जो बताता है कि शासन चलाने के मूलभूत आधार, अर्थात राज्य को कैसे चलाया जाए, किस प्रक्रिया से चलाया जाए, कैसी शासन व्यवस्था होंगे, उसका मूल आधार आर्टिकल 37 बताता है। अब है आर्टिकल 38, राज्य के लोक कल्याण की वृद्धि के लिए कार्य करेगा। अर्थात आर्टिकल 38 क्या बताता है, लोक कल्याण, यानी लोगों, वह काम जो लोगों के हित में हो, लोगों का कल्याण करे, इसके वृद्धि के लिए कार्य करेगा आर्टिकल 38। अब राज्य की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, यानी सिंपल याद रखना है, आर्टिकल 38 के तहत ये बताता है राज्य में जो इनइक्वलिटीज है या असमानता है उसको कम करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल 39, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 39 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे प्रश्न आते हैं कि किस आर्टिकल के तहत समान कार्य का समान वेतन की व्यवस्था की गई। फ्रेंड्स, क्या है कि एक समय था, आंदोलन हुआ था, क्योंकि जैसे हम लोग फिल्में देखते हैं तो उसमें एक्टर होता है, एक्ट्रेस होता है। एक्टर का अपोज काम करती है एक्ट्रेस। तो क्या हुआ कि एक्टर लोगों को ज़्यादा पैसा मिलता है और एक्ट्रेस को कम। तो उन लोगों ने क्या किया, आंदोलन किया, जिसके तहत सरकार ने एक प्रावधान दिया कि काम यदि सेम हो तो काम का वेजेज यानी वेतन या पैसा भी सेम होना चाहिए। इस प्रकार से चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अगर काम सेम हो तो समान वेतन लागू करेगा ये आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 के अनुसार समान कार्य का समान वेतन, अर्थात राज्य समान कार्य के लिए समान वेतन व्यवस्था लागू करेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल 39, समान कार्य का समान वेतन। फ्रेंड्स, आर्टिकल 40 क्या बताता है, ग्राम पंचायतों का गठन, यानी ग्राम पंचायतों के गठन का उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है।
अर्थात शासन को कई स्तर पर बांटकर शासन व्यवस्था का संचालन किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि अ, ग्राम पंचायतों का गठन का मतलब यानी कि एक देश विकास होगा तो जैसे बुनियादी यानी सबसे नीचे का स्तर जो होता है ग्राम पंचायत, जिस प्रकार से घर घर को बनाने से पहले पहले बुनियाद क्या किया जाता है, बुनियाद तैयार किया जाता है, यानी कि वो मजबूत है, यानी कि नीचे का स्तर मजबूत होगा तब केंद्र का स्तर मजबूत होगा। ये बताता है यानी कि ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 के तहत किया जाएगा। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार, अर्थात कुछ परिस्थिति के अनुसार क्या है, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार। जैसे वृद्धावस्था के लिए क्या व्यवस्था किया गया, जैसे सरकार के द्वारा कुछ पेंशन दिया जाता है, कुछ प्रावधान है कि जो जो बुजुर्ग हैं जिनका सेवा नहीं मिल रहा है तो उन लोगों को इस तरह का व्यवस्था किया जाता है। बेकारी, अंगहीनता, तो ये आर्टिकल 41 क्या बताता है, कुछ विशेष दशाओं में, विशेष कंडीशन में लोगों को अधिकार दिया गया है, काम का अधिकार दिया गया है, शिक्षा का अधिकार दिया गया है, लोगों का सहायता पहुंचा जाए इसके लिए। बेरोजगारी भत्ता कार्यक्रम तथा वृद्धा पेंशन योजना अनुच्छेद 41 के आधार पर चलाए जाते हैं, यानी बेरोजगारी भत्ता या वृद्धा पेंशन योजना आर्टिकल 41 के तहत चलाया जाता है। आर्टिकल 42 क्या बताता है, काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता। आर्टिकल 42 काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता, अर्थात महिलाओं को न्याय संगत काम दिया जाएगा। गर्भावस्था के समय महिलाओं को अवकाश, मातृत्व अवकाश, यानी जैसे फ्रेंड्स क्या है कि किसी जॉब करती महिलाएं वो प्रेग्नेंट है और डिलीवरी का समय आ गया है, चाहे वो आईएएस ऑफिसर, कोई महिला आईएएस ऑफिसर क्यों ना हो या किसी भी विभाग में वो ड्यूटी करती हो, तो उन्हें अवकाश मिल पाएगा ये आर्टिकल 42 के तहत। और महिलाओं के लिए जो कुछ विशेष प्रावधान है, जो विशेष लाभ है, ये आर्टिकल 40 के तहत ही किया जाएगा। आर्टिकल 43 क्या बताता है, 43 कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, अर्थात श्रमिक वर्ग को राज्य एक निर्धारित मजदूरी उपलब्ध कराए। अर्थात जो श्रमिक वर्ग है उसका एक जो वेजेस बनेगा निर्धारित किया जाएगा उसको। मनरेगा कार्यक्रम और कुटीर उद्योग अनुच्छेद 43 के आधार पर चलाए जाते हैं। मनरेगा जो हम लोग देखते हैं, कुटीर उद्योग, छोटे छोटे जो उद्योग हैं, ये आर्टिकल 43 के तहत। नेक्स्ट आर्टिकल 44 फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार से आर्टिकल 39, 43 एवं 40, उसी प्रकार से 44 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बताता है, एक समान सिविल संहिता या कॉमन सिविल कोड, राज्य एक समान कानून बनाए तथा एक समान लागू करे। एक समान कानून बनाने के लिए सबके लिए एक समान कानून हो, ये आर्टिकल 44। कानूनों को लागू करते समय भिन्नता नहीं होनी चाहिए, यानी कि कानून जब लागू होगा उसमें किसी तरह का इनइक्वलिटीज या भिन्नताएं नहीं होनी चाहिए। गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर एक समान कानून लागू है। पूरे भारत का गोवा एक ऐसा ही राज्य है जहां पर संपूर्ण गोवा पर एक जैसा कानून लागू होता है। नेक्स्ट फ्रेंड 45, आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था तथा शिक्षा की देखरेख राज्य करें। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया। फ्रेंड्स आर्टिकल 45 क्या बताता है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था तथा शिक्षा की देख रेख राज्य करे, यानी 86वां संशोधन 2002 के तहत ये व्यवस्था दिया गया कि जो बच्चा 6 वर्ष से कम के आयु के हैं उन बच्चों को देख रेख क्या करे, राज्य करे, और उससे जुड़े हुए जितने
प्रावधान है। जैसे बच्चों को विकास करने के लिए जितने सारी जैसे न्यूट्रिशन, भोजन, चीज़ों की जो आवश्यकता होती है, इन सारी चीज़ों का देखरेख कौन करेगा? राज्य करेगा। आर्टिकल 45 के तहत यानी 6 वर्ष से कम के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी कार्यक्रम, ये आर्टिकल 44 के तहत ही चलाया जाता है। आर्टिकल 44 के तहत आंगनबाड़ी कार्यक्रम और समान कानून, ये समान कानून आर्टिकल 44 के तहत ही किया जाता है। फ्रेंड्स, आर्टिकल 46 राज्य अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों तथा दुर्बल वर्ग के अर्थ तथा शिक्षा संबंधी हितों की बढ़ावा देगा। अर्थात राज्य में जो जनजाति हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दुर्बल वर्ग के लोग हैं, जिनका आर्थिक स्थिति बहुत ही कम हो या आर्थिक स्थिति गरीब हो, तो उन लोगों के लिए प्रावधान जो किए गए हैं आर्टिकल 46 के तहत राज्य के अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं दुर्बल वर्गों के लिए निःशुल्क कोचिंग संस्था, छात्रवृत्ति तथा प्रतियोगी परीक्षाओं को शुल्क में कमी जैसे कार्यक्रम चला रही है। ये आर्टिकल 46 के तहत। आर्टिकल 41 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर के लोक स्वास्थ्य में सुधार का प्रयास राज्य करेगा। अर्थात अल्कोहलिक पदार्थों का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है, लेकिन जब हम औषधि को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं और ऐसा करने से जीवन स्तर, पोषाहार स्तर और स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है, तो राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। और इसी को आधार बनाकर बिहार में दारू बंद कर दिया गया। जिससे बिहार में जो दारू बंद हुआ आर्टिकल 47 के तहत। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि शराब एक क्या है? औषधि का काम करता है। क्या करता है? औषधि का काम करता है। मगर जब उसका दुरुपयोग होने लगता है तो क्या होता है? बहुत तरह का क्राइम या चोरी या बहुत तरह का शराबी लोग क्या करते हैं कि शोषण करते हैं या फिर बहुत तरह का रेप वगैरह कर देते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के इस परिस्थिति में दारू को बंद किया जा सकता है आर्टिकल 47 के तहत। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आर्टिकल 48, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 48 क्या बताता है फ्रेंड्स? आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन का संबंध। आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन का संबंध यानी राज्य कृषि के विकास के लिए कर्जा, सिंचाई, उन्नतशील बीजों की व्यवस्था और पशुपालन के विकास के लिए अच्छे नस्लों के पशुओं के वध पर प्रतिबंध, भार वाहक पशुओं के वध पर प्रतिबंध। फ्रेंड्स 48 क्या बताता है? कृषि एवं पशुपालन का संबंध। कृषि, भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि से जुड़ा हुआ हर वो चीज़, चाहे वो जानवर हो, पशु हो, चाहे वो किसी कोई उपकरण हो, इसकी सुरक्षा एवं इसमें विकास से जुड़ा हुआ जितने काम है वो आर्टिकल 48 के तहत। अर्थात जैसे जो दुधारू जानवर जैसे गाय की हत्या कर दी जाती है या फिर जिस तरह का जैसे गाय, भैंस, ये सभी चीज़ों को जो वध कर दिया जाता है, इनको रोकने के लिए आर्टिकल 48 का प्रावधान किया गया। अर्थात राज्य कृषि के विकास के लिए ऊर्जा, सिंचाई, उन्नतशील बीजों की व्यवस्था और पशुपालन के विकास के लिए अच्छे नस्लों के पशुओं के वध पर प्रतिबंध। ये आर्टिकल 48 के तहत। सिंपल याद रखिएगा, कृषि एवं पशुपालन का संबंध आर्टिकल 48। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण यानी राष्ट्रीय महत्व जैसे ताजमहल, लाल किला, ये सब क्या है? धरोहर है फ्रेंड्स, विरासत है जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाए गए हैं। तो इनका ये क्या है? एक देश की आन बान शान है, देश की मुकुट है। तो इसकी सुरक्षा समय पर इसका मरम्मत का कार्य करना और इसका देखरेख करना, ये आर्टिकल 49 यानी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण आर्टिकल 49 के तहत। फ्रेंड्स आर्टिकल 50 क्या बताता है? कार्यपालिका एवं न्यायपालिका से पृथक्करण यानी जो कार्यपालिका है का न्यायपालिका से पृथक्करण यानी जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव क्या करता है? कानून को लागू करती है और न्यायपालिका क्या करता है? उसको जस्टिस करती है, न्याय करती है। तो आर्टिकल 50 के तहत एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग किया गया यानी कार्यपालिका को न्यायपालिका से
अलग किया गया, ये आर्टिकल 15 के तहत। फ्रेंड्स, आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि। आर्टिकल 51 क्या बताता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि। यानी 51 भारतीय विदेश नीति से संबंध है। यानी भारतीय विदेश नीति से संबंध किसमें? आर्टिकल 51 भारतीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष पर आधारित है, अर्थात एक दूसरे के आंतरिक मामले में भारत कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी विदेश नीति से जुड़ा हुआ जो है अनुच्छेद 51। फ्रेंड्स, एक आर्टिकल और है 51 के का, अर्थात 51 के 1, ये बताता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 51 के का। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट करें। जो भी इस वीडियो से प्रॉब्लम हो आपको, तो आप इसे क्या कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।